नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त है राजधर्म का। 2024 का रण लास्ट फेज में पहुंच चुका है। 88 घंटे के बाद फाइनल राउंड होगा। 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला बंगाल में है, जहां पर 9 सीटों पर मतदान होना है। अब से थोड़ी देर में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने जा रहा है। माहौल बन चुका है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश हाई है। बंगाल के लिहाज से मोदी के लिए ये सबसे मुश्किल फेज है, सबसे टफ फेज है, क्योंकि बंगाल के जिन 9 सीटों पर 1 जून को मतदान होना है, उनमें बीजेपी की परफॉर्मेंस नील बटा सन्नाटा है। जी हां, स्ट्राइक रेट 0 है। मोदी आज जहां पर रोड शो कर रहे हैं, ये कोलकाता उत्तर का इलाका है, जहां पिछली बार ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 1.25 लाख से ज्यादा वोट से जीती थी। 7th फेज ममता बनर्जी का सबसे सेफ जोन है। ममता बनर्जी का स्ट्राइक रेट यहां पर 100% है, और तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज कोलकाता पहुंचेंगे, रोड शो करेंगे, तो वहीं ममता बनर्जी भी अपने इस किले को मजबूत बनाए रखने के लिए आज कोलकाता में वहीं पर रोड शो करने जा रही हैं। दोनों के रोड शो का रूट भले ही अलग अलग हो, लेकिन इलाका एक ही है। ममता बनर्जी पहले रोड शो की शुरुआत एंटली से करेंगी और पार्क सर्कस तक जाएंगी। मतलब ये कि नॉर्थ और साउथ कोलकाता के बीच दीदी रोड शो करेंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के श्याम बाजार से शिमला स्ट्रीट तक आज कोलकाता वासियों को मेगा रोड शो दिखने जा रहा है। बीजेपी की भी ताकत दिखाई देगी, तो वहीं ममता बनर्जी की भी ताकत दिखाई देगी। इस रोड शो से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है। मोदी कह रहे हैं कि बंगाल में कोई टक्कर वक्कर नहीं है, बल्कि एक तरफा चुनाव है। देश के सबसे पॉपुलर लीडर का दावा है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा सफलता पश्चिम बंगाल में ही मिलने जा रही है। विपक्ष पूरी तरह हताश है, निराश है। टीएमसी बंगाल में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। बंगाल के चुनाव में टीएमसी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा होगा पिछले असेंबली के चुनाव में हम 3 थे, 3 में से बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है, और पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफा है। जनता जनार्दन उसको लीड कर रही है, और उसके कारण सरकार में बैठे हुए लोग, टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं। लगातार हत्याएं हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के पहले जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। ये सारे जुल्मों के बावजूद भी मतदान भी जनता ज़्यादा कर रही है और वोट भी ज़्यादा हो रहा है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि बीजेपी सबसे शानदार परफॉर्मेंस बंगाल में करेगी। बंगाल में पिछली बार मोदी के स्ट्राइक रेट की बात करें तो ये 43% के आसपास था। 42 में से केवल 18 सीटें बीजेपी, आप ये कह सकते हैं कि ये वो बीजेपी है जो कभी साल 2014 से पहले 2009 की सीटों की बात करें सिमटी हुई थी, हताश सी थी, कमजोर सी थी। वो बीजेपी 18 सीटें जीत ले गई 2019 में। 9 सीटों की अगर बात करें, हम 7th फेज की बात कर रहे हैं। दमदम के अलावा अन्य सीटों पर मार्जिन भी 1 लाख से 4 लाख के बीच था। इसलिए तो दीदी भी जीत का दम भर रही हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि अगर हम सीपीएम को उखाड़ कर फेंक सकते हैं, तो बीजेपी को भी उखाड़ कर फेंक देंगे। हम हिम्मत का साथ काम करते हैं। इसके लिए मैं कहना चाहूंगी, मेरे को लिए जो भी आपको जो भावना है ये आपका भावना है, लेकिन मेरे को भावना है मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंदिर खोदा होता है। आज भी याद रखना, बांग्ला ही रहा है। इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे, तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। रोशनी चाँद से होना है, सितारों से नहीं। मोहब्बत तृणमूल कांग्रेस से होता है, जोराफुल से होता है, और किसी से नहीं। अब तक 6 राउंड का मुकाबला हो चुका है और 7वें राउंड का मुकाबला होना बाकी है।
दीदी का दावा है कि सीपीएम की तरह बीजेपी को भी बंगाल से उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन चुनाव आयोग का डेटा कुछ और कहता है। पिछले हर चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस साल दर साल कैसे बेहतर होता गया है, ये आंकड़ा आपके सामने है। आप देखिए 2014 में मात्र 2 सीट जीतने वाली बीजेपी 2019 का चुनाव अप्रत्याशित रूप से 43% के स्ट्राइक रेट से, आप ये देखिए 18 सीटें जीती थी। इसलिए मोदी ये कह रहे हैं कि इस बार टीएमसी बौखलाए हुई है, उनके विरोधी बौखलाए हुए हैं। आज मैं आपको पश्चिम बंगाल सीट की 42 सीट है, एक सीट का ग्राउंड एनालिसिस देखेंगे आप। सीधे हमारे रिपोर्टर्स ने जो मतदाताओं के मुंह से सुना, जो वहां का कास्ट समीकरण है, जो ममता बनर्जी मां माटी मानुष की बात करती हैं, वो एक्चुअली कितना काम कर रहा है, टीएमसी की जीत की संभावना कितनी है और बीजेपी 18 से अपना ये जीत का आंकड़ा कितना ऊपर तक ले जा पाएगी, ये 7 फेज की सीट्स आपके सामने। पहला जहां पर कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, रायगंज, बलूरघाट, और ये वो सीट पहली और दूसरी तो वो फेज था जहां पर बीजेपी का परफॉर्मेंस शानदार था। इस बार भी बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही है कि ये 6 सीट वो अपने पास कर सकती है। तीसरा फेज जहां मालदा उत्तर, दक्षिण, जहांगीरपुर और मुर्शिदाबाद में चुनाव हो चुका है। फेज 4 बहरामपुर, कृष्णानगर, रानाघाट, बर्धमान पूर्व, बर्धमान दुर्गापुर, आसनसोल, बोलपुर, बीरभूम मतदान हो चुका है। और अगर पश्चिम बंगाल की इन टोटलिटी बात की जाए तो सबसे ज्यादा मतदाता उत्सुक और जागरूक नजर आया, बढ़ चढ़कर मतदान हुआ। अगर छठे फेज की बात करें जहां तुमलुक, काथी, घाटल, ये वो सीटें जो पिछली बार बीजेपी हार गई थी, लेकिन वो परिवार, अधिकारी परिवार जिनके दबदबे वाली सीट कही जाती है, क्या वो टीएमसी से चली गई है और ये बीजेपी के साथ तीनों सीटें जुड़ गई है, क्योंकि अधिकारी फैमिली अब बीजेपी के साथ खड़ी नजर आ रही है। और ये वो 5 सीट झारग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा और विष्णुपुर जहां पहले बीजेपी जीत दर्ज कर चुके हैं 2019 के चुनाव में। और 7वां फेज जहां पर सबसे मुश्किल लड़ाई दमदम, बारासात, बशीरहाट, जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर, जादवपुर, कोलकाता उत्तर और दक्षिण, जहां पर मुकाबला कांटे का है, जहां पर ममता बनर्जी का गढ़ अगर किसे कहा जाए तो शायद वो 9 सीट्स वाला ये 7th फेज ही कहा जाएगा। हमारे दोनों सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अमित पालित और ओंकार सरकार, जो लगातार पश्चिम बंगाल की इन 42 सीटों पर नजर बनाए हुए हैं। हम सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। ओंकार, आज 2 रैलीज हम देखने जा रहे हैं कोलकाता उत्तर में, बड़ी ही इंटरेस्टिंग लड़ाई है कोलकाता उत्तर की। जरा ओंकार सरकार को जरा स्क्रीन पे ले आए, ये देखिए ओंकार सरकार और अमित पालित दोनों बंगाल के चप्पे चप्पे में मतदाताओं से मुलाकात कर रहे हैं। और नेताओं की बात अलग, मतदाताओं का मन अलग होता है। ओंकार, सबसे पहले हम उत्तर कोलकाता की बात कर ले, जहां पर तापस रॉय वर्सेस सुदीप बंदोपाध्याय, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट। तापस रॉय खुद भी तो कभी टीएमसी के थे, आज भाजपाई हो गए हैं। जी देखिए, एकदम तापस राय कुछ दिन पहले तृणमूल कांग्रेस में थे, लेकिन वो कुछ दिन पहले ही वो भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा में शामिल होने के बाद उसको उत्तर कोलकाता से उम्मीदवार बना दिया गया है भाजपा की तरफ से। तो ये जो सीट है, ये सीट का माना जाए तो कुछ सालों से ये तृणमूल का गढ़ माना जाता है। लेकिन इस बार जैसे कि तापस राय उसमें कैंडिडेट बने हैं, तो तापस राय का जो राजनीतिक जीवन है वो उत्तर कोलकाता से ही जुड़ी हुई है। तो भाजपा का ये मानना है कि तापस राय बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट है, तो इसी के चलते वो ये सीट ले सकती है, यानी कि भाजपा वो जीत सकती है। लेकिन तो आखिर हम लोग इतिहास देखें तो उसमें देखा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस का एकदम क्लियर कट जीत हो सकती है। इसीलिए इस जगह में तो कांटे की टक्कर है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है, तृणमूल कांग्रेस भी डटे हुए है इस कोलकाता उत्तर पे। तो आज जैसे कि देखा जा रहा है नरेंद्र मोदी जी वो भी आज रोड शो करने वाले हैं कोलकाता उत्तर पे, श्याम बाजार 5। ये तो बात हुई नॉर्थ कोलकाता की, और वहां की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते जाएंगे। आप देखिए किस तरीके की तैयारी नॉर्थ कोलकाता में हुई है। अमित, केवल नॉर्थ कोलकाता ही नहीं, अगर हम साउथ कोलकाता की भी बात करें तो यहाँ का भी मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग है। देबोश्री चौधरी और माला रॉय। अभिषेक बैनर्जी का एक बयान मुझे याद आ रहा है, जो उन्होंने कहा था कि टीएमसी का सबसे मजबूत गढ़ कभी मतलब साउथ कोलकाता के अलावा उससे भी बड़ा गढ़ जो है वो डायमंड हार्बर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि साउथ कोलकाता के लोगों को हर्ट कर गया है?
नहीं नहीं, बिल्कुल भी हर्ट नहीं किया होगा, क्योंकि अगर डायमंड हार्बर अभिषेक कह रहे हैं, क्योंकि अभिषेक खुद वहां से सांसद है, डायमंड हार्बर से साउथ 24 परगना में पड़ता है, और वहां पर अभिषेक बनर्जी अभी भी इतने इंटैक्ट हैं और मजबूत हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी आज बारुईपुर के पास गए थे, जादवपुर के बहुत करीब है, जादवपुर सीट है और बारुईपुर जो साउथ 24 परगना में लगता है, उस जगह पर अगर प्रधानमंत्री गए तो एक साथ 2-3 सीट को उन्होंने साधा है। तो वहां पर बारुईपुर में अगर 2021 में भी देखा जाए तो मीनाक्षी एक लहर दिखी थी बीजेपी की, कहीं वहां पर एक अच्छा खासा वोट बैंक तैयार हुआ है, लेकिन वहां पर क्योंकि मुस्लिम समुदाय अगर आप देखते हैं तो करीब करीब 30% जब ऊपर चला जाता है तो बहुत मुश्किल होता है कि बीजेपी वहां पर काट सके, क्योंकि वहां पर तो फुरफुरा शरीफ भी वोट बैंक नहीं काट पाया था अभिषेक बनर्जी का, तो इसलिए वो उनका गढ़ है। साउथ कोलकाता की अगर मैं बात करता हूं तो ममता बनर्जी देखिए उसकी सर्वे सर्वा है, कालीघाट में रहती है, उनका इलाका है। जब से उन्होंने चुनावी कह सकते हैं एमपी के चुनाव में कदम रखा 90s में, लगातार वहां से चुनाव जीतते आई है। पहले कांग्रेस की वो एमपी बनी, फिर तृणमूल कांग्रेस की बनी, उसके बाद कभी वहां से आज तक कोई भी किसी और पार्टी का जो मेंबर है, कैंडिडेट है, सांसद नहीं बन पाया है टीएमसी का। अब माला रॉय के सामने चुनौती कौन दे रही है? देबोश्री चौधरी। देबोश्री चौधरी कहां से आती है? उत्तर बंगाल से आती है, रायगंज से उनको हटा दिया गया है। अब यहां पर वो कितना कनेक्ट कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि साउथ कोलकाता में क्या है कि देखिए यहाँ पर करीब साउथ कोलकाता की बात कर रहे थे, इसके अलावा अगर डायमंड हार्बर की बात करें, आप ये कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी का मजबूत गढ़ है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के एक्सपेक्टेशन क्यों है? इसके पीछे कारण बहुत बड़ा है। आंकड़ा ये कह रहा है कि साल 2009 में बीजेपी जहां पर 37,000 वोट ही हासिल कर पाई थी, 2014 में ये आकर 2 लाख का आंकड़ा हो गया, 2019 आते आते ये 9 लाख के आंकड़े में तब्दील हो गया। ऊपर से एक फैक्टर जो है वहां की रिलीजन बेस का भी है, हम इस पर भी बात करेंगे। 24 के चुनाव का आखिरी चरण है और 7वां फेज पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर, ऐसा चरण जहां पर टीएमसी डिफेंडिंग पार्टी है और वो चैंपियन बने रहना चाहती है। दमदम, बारासात, बशीरहाट, जयनगर से लेकर कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, डायमंड हार्बर, मथुरापुर से लेकर जादवपुर, 9 की 9 सीट जहां टीएमसी जीती थी। क्या इस बार मोदी की रैली, बीजेपी का एग्रेसिव कैंपेन, टीएमसी का भीतरघात और ममता बनर्जी पर लगा एंटी विमेन टैग, पहली बार ममता बनर्जी पर एंटी विमेन टैग लगा है, क्या ये ममता के किले में सेंधमारी कर पाएगा? 2 सीटों की हमने बात कर ली, नॉर्थ कोलकाता, साउथ कोलकाता, एक और सीट डायमंड हार्बर की हम बात कर रहे हैं। डायमंड हार्बर को लेकर ओंकार किस तरीके का सेंटिमेंट दिखाई दे रहा है? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी का वोट शेयर यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या कोई सेंधमारी या कोई क्लोज मार्जिन की लड़ाई हम डायमंड हार्बर में देखने जा रहे हैं? जी देखिए, आप जो बात बताए, कुछ दिन पहले अभिषेक बंदोपाध्याय ने कहा था कि दक्षिण कलकत्ता से भी ज्यादा गर्व अभी डायमंड हार्बर को तृणमूल कांग्रेस की मानी जाती, ये उन्होंने कहा था डायमंड हार्बर पर जाकर। तो ये तो एक फैक्टर है कि वो अभिषेक बंदोपाध्याय की गढ़ है, अभिषेक बंदोपाध्याय का सीट है, क्योंकि पिछले 2019 का चुनाव भी हम लोग देख ले तो तब भी अभिषेक बंदोपाध्याय ने क्लियर कट जीत हासिल की थी। 2021 साल में जब विधानसभा चुनाव था तो विधानसभा चुनाव में देखा जाए उसमें जो 7 विधानसभाएं आती है उस 7 में से 7 ही तृणमूल कांग्रेस के साथ थी, यानी कि ये तृणमूल कांग्रेस की एकदम गढ़ है। साथ ही साथ में जो अमित भी कह रहा था कि यहाँ पर मुस्लिम वोट का जो फैक्टर है, ये मुस्लिम वोट का फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम वोटर कम से कम 32 से 39% के बीच में है। तो ये जो वोटर्स है, ये माना जाता है कि तृणमूल कांग्रेस के साथ ही जाएगी। तो ये जो जगह है यानी कि डायमंड हार्बर, इसमें तृणमूल कांग्रेस की वोट शेयर वो भी बढ़ी है, भाजपा की वोट शेयर वो भी बढ़ी है, क्योंकि आप जो बता रहे थे कि जैसे कि देखा जाए 2009 साल में भाजपा को यहाँ से यानी कि डायमंड हार्बर से सिर्फ 37,000 वोट मिली थी। उसके बाद के चरण में यानी कि 2014 के चरण में वहीं पर वो सीट बढ़ के 2 लाख जाती है और 2019 साल में वही सीट से यानी कि डायमंड हार्बर से 4 लाख वोट भी मिलता है भाजपा को। तो ये एक फैक्टर है कि यहाँ पर वोटिंग जो शेयर है वो भाजपा। लेकिन ओंकार देखिए, हमें ये नहीं भूलना होगा कि इसी डायमंड हार्बर में मुस्लिम फैक्टर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अमित, मुस्लिम वोटर्स की संख्या बड़ी है यहाँ पर, और हम ये जानते हैं कि मुस्लिम वोटर कहाँ वोट करने की सोच रहा है या किस तरीके का सेंटिमेंट माइनॉरिटी वोट में दिखाई दे रहा है। अमित, देखिए जो माइनॉरिटी वोट है, आप मान के चलिए, अगर मैं सिर्फ को डायमंड हार्बर का बनाता हूँ, मीनाक्षी अगर आपको पूरे बंगाल का जाना है तो मुझसे सवाल पूछेगा तो वही मैं बताऊंगा। डायमंड हार्बर में देखिए फुरफुरा शरीफ की ओर से कोशिश की गई, ठीक है, कि वो वहाँ पर अपने कैंडिडेट को उतारा। अब नौशाद जो उनके भाई हैं, फुरफुरा शरीफ के जो करता धरता है, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, ठीक है, उसके दौरान उन्होंने उतार दिया कैंडिडेट। उनके भाई तो जीत गए, लेकिन इसके अलावा कोई भी सीट नहीं जीत पाए।
उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो मुस्लिम वोटर्स हैं ममता बनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको ममता बनर्जी में दो चीज़ें नजर आती हैं। एक है कि ममता बनर्जी के सरकार में यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय है उनको हर एक चीज़ मिल रहा है, ठीक है, पहली चीज़ आ गई। दूसरी, उनको एक सिक्योरिटी मिलती है जो लगातार ममता बनर्जी बताती है कि भाजपा आएगी तो आपके लिए खतरा हो जाएगा, आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा बाहर। तो आप समझिए कि एक तो है कि हर तरह की फैसिलिटी मिलना जो यहाँ पर मिल रहा है मुस्लिम वोटर्स को, गरीबों के घर में पैसा जा रहा है, खाना जा रहा है, सब कुछ मिल रहा है। दूसरी चीज उनको क्या मिल रहा है? दूसरी चीज उनको सिक्योरिटी मिल रही है, सिक्योर है। ये जो सिक्योरिटी है, जो डर है, ममता बनर्जी हर जो मंच में जाकर कहती हैं कि बीजेपी आएगी तो आपको बाहर कर देगी, मुसलमानों के लिए खतरा हो जाएगा, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और आज के वक्त में ममता बनर्जी जब बोलती है तो उनको सिर्फ वही सुरक्षा देती हुई नजर आती है, बाकी कोई पार्टी, कांग्रेस और सीपीएम पूरी तरह से फेल है। यही वजह है कि सीपीएम, कांग्रेस यहाँ तक अमित देखिए, मुझे पता है आप लोग कंटेंट से लबरेज हैं, इतने सारे मतदाताओं से बात करके आए हैं, लेकिन इतनी सारी सीटें और हर सीट पर बात करनी, और ऐसी एक सीट जादवपुर जहां पर सीधे सीधे ममता की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। ये वो सीट है जहां से ममता बनर्जी ने 1984 में सीपीएम के दिग्गज नेता सोमनाथ चैटर्जी को हराकर सियासत में अपनी दमदार एंट्री की थी, और उसके बाद से ममता ने अपनी सीट तो बदल ली, लेकिन जादवपुर सीट टीएमसी का मजबूत गढ़ बनी रही। ओंकार, अगर जादवपुर की जंग की बात करें, कौन बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या वहां के सेंटिमेंट है, वोटर क्या सोच रहा है? देखिए 96 से लेकर एकदम लगातार 2004 साल तक यहाँ पर कांग्रेस और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस उन्हीं का जीत हासिल होता हुआ आ रहा था। लेकिन 2004 साल में सुजन चक्रवर्ती ने वहाँ से सीपीआईएम का कैंडिडेट उम्मीदवार थे, वो जीत हासिल की थी 2004 साल में। लेकिन 2004 साल के बाद 2009 साल से लगातार इस सीट में तृणमूल कांग्रेस का दबदबा रहा है, और 2021 साल का विधानसभा को माने तो वहाँ पर देखा गया है 7 विधानसभा में से 6 विधानसभा तृणमूल कांग्रेस के साथ थी। सिर्फ एक सीट नौशाद सिद्दीकी जो कि आईएसएफ से आते हैं, वो सीट भांगड़ विधानसभा से उनको मिली थी। यानी कि यहाँ पर जो 7 सीटें हैं, 7 सीटों में से 6 सीटें तृणमूल कांग्रेस की है, और इसमें जादवपुर से कहीं ना कहीं जाकर तृणमूल कांग्रेस स्ट्रांग है, उनका कैंडिडेट भी स्ट्रांग है। तो ये जो सीट है, ये माना जा सकता है कि तृणमूल के जो पिछले जो लिगासी रहा है उस लिगासी में ही ये शामिल रहेगा। यही मानने वाला जो वोटर्स है उनका वही मानना है। तो ये जादवपुर जो सीट है कहीं जाकर भाजपा के साथ कांटे की टक्कर तो या फिर कांटे की मुकाबला नहीं होगा, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के पास ये जाता हुआ दिख रहा है। तो जादवपुर, कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, ये 3 सीटें, डायमंड हार्बर, इसमें हमने बात की। इन चारों सीटों पर हम कहें कि टीएमसी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगी, हम डायमंड हार्बर पर बात कर चुके हैं, जरा अगली सीट लगाएं। जयनगर, मथुरापुर, बशीरहाट, बारासात और दमदम, ये वो सीट बंगाल में इस चुनाव में बीजेपी ने जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया वो संदेश खाली का था, जहां शाहजहां शेख, जिस पर हिंदू महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा, किडनैपिंग का आरोप लगा, हत्या जैसे गंभीर आरोप, और आरोप यह भी कि ममता बनर्जी की पार्टी और उन्होंने खुद ने बंगाल पुलिस और शाहजहां शेख को लगातार बचाती रही, क्योंकि मामला वोट बैंक से जुड़ा हुआ था। यह संदेश खाली का इलाका बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र से आता है, जहां इस स्पेस में मतदान होना है। अमित, मैं डायरेक्ट आपके पास आ रही हूं। एक तरफ रेखा पात्रा हैं जिन्होंने पीड़ित महिलाओं के लिए आवाज उठाई, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने मुस्लिम कैंडिडेट हाजी नूरुल इस्लाम को टिकट दिया है। किसका पलड़ा भारी दिखाई देता है? हाँ, अब देखिए कि यही ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सुनने में संदेश खाली मुद्दा इतना बड़ा बना, इसको लेकर जो बंगाल में महिलाएं उनके अंदर भी सेंटीमेंट सामने आए। लेकिन जब आप ग्राउंड में जाते हैं, बोशीराट जब आप इस पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी को देखते हैं, तो आपको समझना होगा कि हाजनाबाद, टाकी, जो आसपास के सारे इलाके हैं, इन इलाकों में क्या चल रहा है। क्योंकि जो अलग अलग विधानसभा है, यहाँ पर बीजेपी की पकड़ उतनी मजबूत नहीं है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि टाकी जो इलाका पड़ता है बोशीराट के पास, उस इलाके में या बोशीराट के इलाके में जो अर्बन एरिया है, वहां पर बीजेपी ने एक उपचुनाव जीता था विधानसभा में। उसके बाद से माना जाता है कि जो वहां पर हिंदू वोट है कंसोलिडेट हुआ वहां पर। फिर आपको याद होगा कि फेसबुक का एक किस्सा आया था जिसमें एक छोटे से स्टूडेंट ने एक पोस्ट डाल दिया था जिसके खिलाफ बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हुआ था, जो मुस्लिम समुदाय ने उनके खिलाफ जान से मारने की धमकी दी थी। तो ये सारे जो फैक्टर्स है वहां पर मुस्लिम वोट को और साथ ही साथ हिंदू वोट को कंसोलिडेट करता है। लेकिन फिर हम आना पड़ेगा आपको यहाँ पर क्या है कि वोट
को आप जब डिवाइड करते हैं, जब वोट को आप डिवाइड करने जाते हैं तो पलड़ा किसका भारी पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि जो कंसोलिडेशन जो वोट आता है वो ज्यादा पड़ जाता है ममता के साथ, यानी कि मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन है। इस इलाके में मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा तादाद में, आप देखेंगे से शुरू हो जाएंगे तो आप चले जाइए वहां पर, तो आपको यहाँ पर कंसोलिडेट दोनों तरफ हो रहा है, एक मुस्लिम वोट भी हो रहा है, एक हिंदू वोट भी हो रहा है, लेकिन अगर वोट शेयर में मुस्लिम वोट ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली टीएमसी का पलड़ा भारी हो जाता है। बारासात की भी बात कर लेते हैं। इस फेज में एक और सीट है बारासात, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे। यहां मुकाबला टीएमसी की काकोली घोष और बीजेपी के स्वपन मजूमदार के बीच है। पिछली बार टीएमसी 1,10,000 से ज्यादा वोटों से यहां पर जीती थी ओंकार। इस बार काकोली घोष, स्वपन मजूमदार या कहीं सीपीएम भी है टक्कर में। बारासात की बात कर लें एक बार, जल्दी से रिएक्शन ओंकार। जी देखिए, बारासात लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ पर काकोली घोष दस्तीदार जो कि तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार है और वो स्टैंडिंग एमपी भी है। तो यहाँ का जो विधानसभा की बात करें, 2021 साल में देखा गया था कि 7 विधानसभा में से 7 ही विधानसभा तृणमूल कांग्रेस को गए हुए थी। तो ये जो बारासात सीट है, इस बारासात सीट में आम जनता, आम मतदाताएं तो तृणमूल कांग्रेस के फॉर में ही वोट देते हैं। तो इस साल भी वही चीज हो सकता है, ऐसे मान रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का मानना है कि बारासात सीट उनको क्लियर कट जा रही है, तो इसके चलते तो तृणमूल कांग्रेस की जीत यहां से हासिल हो सकती है, ऐसे ही माना जाता है। क्योंकि पिछले चुनाव भी देखे तो उसमें भी तृणमूल कांग्रेस की जीत की लिगासी बनी हुई थी। तो इस बार भी उसी सीट में यानी कि बारासात सीट में उनकी जीत हासिल करने की संभावना ज्यादा है, यही तृणमूल कांग्रेस का मानना है। और यहाँ का आम वोटर जो है वो भी देखा गया है कि तृणमूल कांग्रेस के फॉर में ही वोटिंग करते हैं। ठीक है, तो एक और सीट की हम बात कर लें, दमदम, जहां बंगाल में लास्ट फेज में 9 सीटों पर मतदान होना है, उसमें से एक सीट दमदम की भी है। उसमें बीजेपी के लिए अगर सबसे आसान कोई सीट मानी जा रही है तो वो यही दमदम सीट है। वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ पिछली बार जीत और हार का मार्जिन महज 52,000 वोट का ही था। यहाँ से टीएमसी के पुराने और कद्दावर नेता सौगत राय ताल ठोक रहे हैं, तो उनके खिलाफ बीजेपी के शीलभद्र दत्त भी मैदान में हैं। जरा दमदम की एक बार बात कर लें, दमदम में कितनी होप हाई है अमित, कितनी होप हाई है बीजेपी के लिए? देखिए, इसमें हाई रखना चाहिए, यहाँ पर बीजेपी को दमदम में अपना जोश हाई रखना चाहिए। जोश हाई रखकर चलेंगे तो हो सकता है कि इस सीट पे इस बार कुछ बदलाव देखने को मिले। उसके 2 वजह आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात है कि 1999 में जब प्रधानमंत्री वाजपेयी ने सत्ता संभाली थी, अगले 5 साल तक जब वो सत्ता में रहे थे, तब तपन सिकदार पहले यहाँ पर एक ऐसे कैंडिडेट थे दमदम में जिन्होंने चुनाव जीता था, बीजेपी की उन्होंने ओर से चुनाव जीता था, जो एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ा गेन था 1999 में। हालांकि उसके बाद उसको रिटेन नहीं कर पाए थे, लेकिन क्योंकि यहाँ का जो आप जो देखेंगे जो फैक्टर है बदला है पिछले कुछ सालों में, देखा जाए 5 साल 10 साल के अंदर जो पूरा दमदम का इलाका, खासतौर पे इसमें जो आपका न्यू टाउन का इलाका, इसके कुछ इलाके आ जाते हैं, या फिर पूरा का पूरा वीआईपी रोड का कुछ इलाका आ जाता है। पूरा तो नहीं आता क्योंकि कुछ न्यू टाउन का इलाका फिर आपका बारासात के साथ पड़ जाता है, तो इसके पास जो गौरांगो नगर एक इलाका पड़ता है, ये ना बहुत ज्यादा हेविली यहाँ पर आप कह सकते हैं अर्बनाइज हुआ है, और यहाँ पर कई सारे हिंदी भाषी लोग काफी यहाँ पर रहने के लिए आए हैं। तो क्या हुआ है कि जो यहाँ की जो डेमोग्राफी काफी चेंज हो गई है, हिंदी भाषी लोग यहाँ बहुत बड़ी तादाद में आए हैं, और इनसे जो मेरी बातचीत हुई है उसमें आपको सीधे सीधे बीजेपी के लिए इनका सीधा नजर आता है जो समर्थन है। और 2021 तो 2 बातें हैं अमित जो आपके इस एनालिसिस से मैं समझ पाई हूं कि एक हिंदी भाषी वोटर है, एक वो वोटर है जो अर्बन वोटर है, वो बीजेपी के साथ खड़ा होता दिखाई दे रहा है। मथुरापुर एक और सीट के बाद टीएमसी ने बापी हलदार को उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने अशोक फुकेत को मौका दिया है। टीएमसी ने प्रतिमा मंडल पर भरोसा जताया है, उनका मुकाबला बीजेपी के अशोक कंडारी से है। हम इसकी भी बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अब छठे फेज की भी बात कर ले क्योंकि समय कम है, फेजेस 7 है, एक एक करके हर फेज पर चर्चा जरूरी है। अगर हम 8 सीटों वाले 6th फेज की बात करें तो इस 6th फेज में तुम लोग काथी, घाटल, झारग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा और विष्णुपुर, इन 8 सीटों पर मतदान हुआ। ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी का स्कोर जबरदस्त रहा था। ये वो बूथ है, ये वो सीटें जहां पर बीजेपी ने 19 के चुनाव में 5 सीटें जीती,
3 सीटें ऐसी थी जो टीएमसी के खाते में गई। ये सीटें थी तुमलुक, काथी, घाटल। इन सीटों पर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी का बड़ा असर है। तुमलुक लोकसभा सीट पर पिछली बार शुभेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु अधिकारी और काथी से शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीते थे, जबकि घाटल सीट टीएमसी के दीपक अधिकारी चुनाव जीते थे। दिव्येंदु अधिकारी और शिशिर अधिकारी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, इसलिए बीजेपी ये दावा कर रही है कि ये जो फेज है ये बीजेपी के लिए सबसे स्कोरिंग फेज के तौर पर देखा जा सकता है। 5 सीटें वो पहले से जीती हुई थी, इन 3 सीटों को वो जीत सकती है, पूरी संभावना दिखाई दे रही है। ओंकार, सबसे मजबूत फेज यही छठा फेज कहें बीजेपी के लिए कि 8 की 8 सीट आ रही है बीजेपी के पास। जी देखिए, यहाँ पर 8 जो सीट है उसमें तो पिछले चुनाव में देखा गया जाए तो उसमें 5 भाजपा के थे और 3 तृणमूल कांग्रेस के थे। लेकिन जब से यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो गए हैं तो उनका जो गढ़ है यानी कि काथी, तोमलुक, ये सीट कहीं ना कहीं भाजपा को जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो सीट है तमलुक में आता है नंदीग्राम विधानसभा, जिसमें ममता बनर्जी हार की स्वाद भी चखे थे। तो हालांकि ये जो जगह है या ये शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है, अधिकारी परिवार का गढ़ माना जाता है, तो कहीं ना कहीं आम वोटर जो है, आम मतदाताएं जो है, उनका मानना ये है कि ये काथी और तोमलुक सीट जो 2019 साल में तृणमूल कांग्रेस के साथ थे वही सीट इस बार भाजपा के साथ होंगे, क्योंकि यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी है। शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ अधिकारी परिवार यानी कि शिशिर अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी ये है। तो ये जो 2 सीट है वो 2 सीट क्लियरली ठीक है। ये देखिए, इसमें बहुत ज्यादा इफ एंड बट नहीं है, ये तो क्लियरली 4 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन एक सीट इस फेज में बड़ी इंटरेस्टिंग है अमित, अगर मैं पुरुलिया सीट की बात करूं, पुरुलिया सीट ऐसी सीट जहां पर 4 फ्रंट कॉन्टेस्ट भी कुछ मतदाता कह रहे थे। जिस दिन वहां पर मतदान हो रहा था, जो मतदाताओं की राय मैं सुन रही थी, उसमें फॉरवर्ड फ्रंट ब्लॉक की भी बात की जा रही थी। क्या 4 फ्रंट कॉन्टेस्ट है? क्या फॉरवर्ड ब्लॉक कुछ वोट काटने जा रहा है? देखिए मीनाक्षी, अगर आप ना पुरुलिया के को देखते हैं, जगह 4 जो कॉन्टेस्ट की बात होती है, पॉसिबल तभी अगर है कि अगर वो वोट काटने में कंप्लीट होते हैं नहीं होते, क्योंकि देखिए 2021 के, मैं इसलिए बोल रहा हूँ 2021 के चुनाव में ना कुछ बदलाव देखने को मिला। इस इलाके में क्या देखने को मिला, आपको याद होगा कि कुर्मियों को लेके एक यहाँ पर आंदोलन हुआ था अचानक ही, तो सबने कहा था कि क्या बंगाल में कुर्मी भी रहते हैं। तो ये जो छोटे छोटे कुछ ऐसे आप कह सकते हैं कि सब कास्ट है जिनको या जिनके कुछ लीडर्स है जो सामने आए, किसी पार्टी के साथ जुड़े, उन्होंने क्या किया कि गोलबंदी शुरू की, तो उनके पास जैसे उनके एक वोटर्स का एक चंक हो गया, तो उन्होंने करके किसी एक पार्टी के साथ जब जुड़े तो कहीं ना कहीं उन्होंने डेंट किया। तो जब 4 फ्रंट के अगर हो जाते हैं चुनाव, तो ऐसे मुझे लगता नहीं कि 4 फ्रंट तो नहीं होगा तो सिर्फ आप मान के चलिए कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा। इस त्रिकोणीय मुकाबले में दिक्कत ये हो सकती है कि क्या बीजेपी को फायदा पहुंच रहा है, क्योंकि बीजेपी की ये जीती हुई सीट है पुरुलिया, लेकिन 2021 में जो रिजल्ट आए थे उसने कहीं ना कहीं इस इलाके में बीजेपी के लिए चिंता की पैदा की थी, क्योंकि यहां पर जीतना चाहिए था। ठीक उसके साथ झाड़ग्राम लगा हुआ था, क्योंकि वहां पर ओंकार गए थे। ओंकार आपको बेटर और बताएंगे कि झाड़ग्राम में भी ये चीज नजर दिक्कत आई थी 2021 में, जो इस बार के चुनाव में यानी आप ये कह रहे हैं कि छठे फेज में जिन 8 सीटों पर मतदान हुआ है उसमें अगर कहीं एक कॉन्टेस्ट दिखाई दे रहा है तो वो पुरुलिया में दिखाई दे रहा है और थोड़ा बहुत घाटल में दिखाई दे रहा है। 5वें फेज की बात कर लेते हैं। 20 मई को 5वें चरण में बंगाल की 7 सीटों पर मतदान हुआ। इसमें 3 सीटें पहले से बीजेपी के पास हैं और टीएमसी के पास 4 सीटें हैं। मोदी कह रहे हैं कि सबसे अच्छा रिजल्ट बंगाल में आएगा। 5वें चरण में बीजेपी को भरोसा है कि वो टीएमसी से आरामबाग सीट छीन लेंगे, क्योंकि पिछली बार टीएमसी यहां से महज 1100 वोट से ही जीत पाई थी। इसके अलावा हावड़ा, उलुबेरिया, श्रीरामपुर ऐसी सीट थी जहां पिछली बार टीएमसी बड़े मार्जिन से जीती थी। हावड़ा सीट 1 लाख से ज्यादा वोट से टीएमसी जीती थी, तो उलुबेरिया में 2,15,000 वोट से टीएमसी के उम्मीदवार जीते। श्रीरामपुर की बात करें तो यहां भी हार और जीत का मार्जिन 98,000 के आसपास ही था। अगर मैं बीजेपी की ओंकार मजबूत सीटों की बात करूं तो क्या बनगांव, बैरकपुर ये सीट कह सकती हूं? अर्जुन सिंह का नाम कौन भूलेगा बैरकपुर की जब हम बात करते हैं। ओंकार जी, बैरकपुर सीट का नाम लिया जाए तो अर्जुन सिंह का नाम लेना जरूरी है, क्योंकि देखा गया है 2019 साल में उनको तृणमूल कांग्रेस से टिकट नहीं मिला था, तो टिकट नहीं मिलने की वजह से वो भाजपा में शामिल हो गए और 2019 साल में वो लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बने और वो जीत भी हासिल किया।
लेकिन चुनाव खत्म होने से कुछ महीने बाद ही उन्होंने फिर से अपना मत बदला और उन्होंने भाजपा से फिर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। उनका मानना यह था कि इस बार चुनाव में यानी कि 2024 साल का चुनाव में उनको कैंडिडेट बनाया जाएगा तृणमूल कांग्रेस की ओर से। लेकिन जब चुनाव का घोषणा हुआ, ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ममता बनर्जी थी, अभिषेक बंदोपाध्याय था, तो वहां पर जाके पता चला कि अर्जुन सिंह को कैंडिडेट नहीं बना रहा है तृणमूल कांग्रेस। उसके बदले वहां से नैहाटी का जो विधायक है पार्थ भौमिक, उनको कैंडिडेट बना दिया गया है। तो फिर से देखा गया कि अर्जुन सिंह ने फिर से अपना पल्ला बदल लिया और उन्होंने उनको फिर से भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा से फिर वो उम्मीदवार भी वहां से बन गए। तो यहाँ का जो फैक्टर है, ये अर्जुन सिंह कहीं ना कहीं एक फैक्टर तो जरूर है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा हिंदी भाषी वोटर है। तो हिंदी भाषी वोटर जितना है कि यहाँ पर माना जाता है कि मैं अगर इसको एकदम समअप करूं तो पांचवें फेज में जिन 7 सीटों पर मतदान हुआ है उसमें से 3 सीटें, जिसमें बनगांव, बैरकपुर और इसके अलावा अगर हावड़ा सीट की बात करें जहां पर भाषा का मुद्दा रहा, यहाँ पर भी मुकाबला जो है बड़ा क्लोज है, ये बीजेपी के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है अभी तक जितना एनालिसिस सामने आया। इसके अलावा श्री रामपुर एक ऐसी सीट जहां पर टीएमसी क्लियरली विन करती हुई ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। तो जिन 3 फेज की अभी तक हमने बात की, 7वां फेज जो कि बीजेपी के लिए मुश्किल, 6ठा फेज जो कि बीजेपी के लिए काफी शानदार, तो ये 5वां फेज जहां पर 7 सीटों पर 50-50 की लड़ाई आप कह सकते हैं। अब बात आती है चौथे फेज की। चौथे फेज में 8 सीटें, जिस पर बहरामपुर, कृष्णानगर जैसी हाई प्रोफाइल सीट भी शामिल है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने इन 8 सीटों में से 3 सीटों पर कब्जा किया था, वहीं टीएमसी को 4 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। अब सवाल यह है कि चौथे चरण में बीजेपी कहां खड़ी है, 3 सीटों से बढ़ेगी या 3 सीटों से घट जाएगी। मैं पहले बहरामपुर की बात इसलिए कर लूं कि एकमात्र सीट जो है अमित, जिस पर कांग्रेस की बात होती है वो बहरामपुर है। अधीर रंजन चौधरी, उनके सामने भी यूसुफ पठान को खड़ा कर दिया गया। क्या मुस्लिम वोटर्स के सामने कोई दुविधा थी कि अधीर रंजन को चुने या यूसुफ पठान को चुने, और कहीं ऐसा ना हो कि 2 की लड़ाई में तीसरा यानी बीजेपी बाजी मार जाए? देखिए, काफी हद तक ये हो भी सकता है, क्योंकि देखिए गढ़ तो माना जाता है ये अधीर रंजन चौधरी का, लेकिन दिक्कत ये हुई कि ममता बनर्जी ने इस बार फाइट दे दी है और बीजेपी भी वहां फाइट दे रही, क्योंकि जो बहरमपुर विधानसभा सीट है वो बीजेपी ने जीती है 2021 में। तो आप समझ सकते हैं कि जो पूरा बहरमपुर अर्बन एरिया है वो पूरी तरह से भगवा है, भगवा में रंग में रंगा हुआ है। हिंदू वोट वहां पर पूरी तरह से कंसोलिडेट है। बस होना क्या है कि अगर ममता बनर्जी ने यहाँ पर यूसुफ पठान को उतारा है, यूसुफ पठान एक पॉपुलर चेहरा है और उनको पॉपुलर चेहरा सिर्फ इसलिए चाहिए था ताकि वो जो वहां पर अधीर रंजन चौधरी है उनके सामने एक पॉपुलर चेहरा खड़ा कर सके। तो अधीर रंजन चौधरी की अच्छी खासी पैठ मुस्लिम समुदाय में है, लेकिन आप ना कहें पॉपुलर के साथ मुस्लिम चेहरा हो, ऐसा नहीं लगता कि जैसे कि दीदी की कोई निजी लड़ाई है अधीर रंजन चौधरी से? हाँ बिल्कुल है, नहीं बिल्कुल है मीनाक्षी। आप ये सोचिए ना कि वो निजी लड़ाई है, वहां पर अधीर रंजन चौधरी सीधे टीएमसी के जो सुप्रीमो है यानी कि ममता बनर्जी के साथ उनका टक्कर है और ममता बनर्जी इस बार कोई कोर कस, भले ये सीट बीजेपी जीत जाए लेकिन अधीर रंजन नहीं जीतना चाहिए, सिर्फ वहां पर ये काम हुआ है। बस डिपेंड ये कर रहा है कि जो वहां मुस्लिम वोटर्स है, जो दीदी के प्रति जो उनका जो एक झुकाव है वो अभी भी बना हुआ है। और सबसे बड़ा खतरा यही है कि अगर थोड़ा सा भी बोलते हैं ना कि मैं बता रहा हूँ 2% वोट इधर से उधर हुआ मुस्लिम वोट का, तो मैं जल्दी से चौथे फेज का एक छोटा सा आकलन आपके सामने रख दूं जो हमारे रिपोर्टर से हमें मिला है। वर्धमान पूर्व जो कि टीएमसी ने पिछली बार जीती थी, एक बार फिर से टीएमसी की संभावना यहां पर बन रही है। वर्धमान दुर्गापुर की बात करें तो बीजेपी नेता दिलीप घोष यहां से चुनावी मैदान में है। ये सीट ऐसी है जहां पर एक बार फिर बीजेपी स्वीप कर सकती है, वो ये सीट निकाल सकती है। राणा घाट की बात करें, यहाँ पर बीजेपी की संभावना दिखाई दे रही है। तो कृष्णानगर जो कि हाई प्रोफाइल सीट, महुआ मोइत्रा यहाँ से एक बार फिर चुनावी मैदान में है। यहाँ पर मुकाबला 50-50 का आप कह सकते हैं। बोलपुर एक ऐसी सीट जहां पर भाजपा कड़ी टक्कर दे सकती है, ये बीजेपी के खाते में जा सकता है। लेकिन अब बात तीसरे फेज की, मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जहांगीरपुर और मुर्शिदाबाद, 4 सीटों पर 7 मई को थर्ड फेज में ये वोट डाले गए, जिसमें इन सीटों में अगर हम इन 4 सीटों की बात करें तो पहली बार एक ऐसा अगर हम ये कहें फेज रहा जहां पे 50-50 का ये फेज दिखाई दे रहा है। ओंकार, मालदा उत्तर जहां बीजेपी के खगन मुर्मू जो है वो जीते थे, मालदा दक्षिण बीजेपी वर्सेस टीएमसी वर्सेस कांग्रेस एक और सीट जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। पहले मालदा दक्षिण की बात कर लें।
जी देखिए, मालदा दक्षिण में देखा जाए तो पिछले बार वहाँ से कांग्रेस की जीत हासिल हुई थी, तो इस बार वहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई है, क्योंकि कांग्रेस के साथ देखा गया है कि ईशा खान चौधरी इस बार वहाँ से उम्मीदवार बने हैं, साथ में सिडुपा मित्र चौधरी जो कि भाजपा की उम्मीदवार है। तो यहाँ पर कांटे की टक्कर जरूर है, लेकिन कांग्रेस का वोटर जो है, कॉन्सोलिडेटेड वोटर जो कांग्रेस का वोटर है, वो वोटर क्या कांग्रेस के साथ फिर से जाएगी या फिर वो ये मत बदलेगी, ये देखने वाली बहुत बात है। लेकिन इस सीट में कांटे का लड़ाई तो है। लेकिन मालदा उत्तर की बात की जाए तो पिछले साल देखा गया था खगेन मुर्मू, वो उन्होंने क्लियर जीत हासिल की थी। तो ये जो दो आसन है, दक्षिण में तो कांटे की टक्कर है, लेकिन मालदा उत्तर में यहाँ से भाजपा की क्लियर कट जीत जो है वो हासिल कर सकती है, ऐसा ही मतदाताओं से बात करके हम लोग को जानकारी मिली है। मीनाक्षी, ठीक, 2 फेज और बाकी रहते हैं। पहले और दूसरे फेज की वो सीटें जहां पर 3 सीटों पर मतदान हुआ, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, रायगंज और बालूरघाट।